नमस्कार। चलिए आज चलते हैं भारत के दिल में छत्तीसगढ़। और ये सिर्फ एक स्टेट की बात नहीं है, ये तो एक ऐसी जमीन है जहां इतिहास और महाकाव्य की कहानियां वो ऐसे आपस में गुथी हुई है ना कि उन्हें अलग कर पाना लगभग नामुमकिन है। तो जरा सोचिए, क्या हो अगर महाभारत की जो बड़ी बड़ी गाथाएं हैं वो सिर्फ कहानियां ना हो, बल्कि वो खुद इस जमीन पर लिखी गई हों। यही सवाल आज की हमारी इस पड़ताल का सेंटर पॉइंट है कि महाभारत को सिर्फ एक कहानी की तरह नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़ की धरती पर लिखी एक जीती जागती हकीकत के तौर पर देखें। तो आज का हमारा सफर कैसा रहेगा? हम शुरू करेंगे महाभारत में छत्तीसगढ़ के जिक्र से, फिर देखेंगे वो असली जगह हैं जहां ये सारी घटनाएं हुई। इसके बाद हम महाजनपदों के ऐतिहासिक दौर में जाएंगे और देखेंगे कि कैसे बौद्ध और जैन धर्मों ने इस भूमि पर अपनी एक गहरी छाप छोड़ी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले टाइम मशीन में बैठते हैं और सीधे चलते हैं द्वापर युग में। देखते हैं कि महाभारत के टाइम पर इस इलाके की पहचान क्या थी, इसे लोग किस नाम से जानते थे। और यहाँ एक बहुत ही हैरान करने वाली बात सामने आती है। आज के जो जाने माने शहर है ना, महाभारत काल में उनके नाम बिल्कुल अलग थे। जैसे छत्तीसगढ़ को प्राग कुशल कहा जाता था और रतनपुर को मणिपुर। अब ये सिर्फ नाम नहीं है, ये इस इलाके को सीधा सीधा महाभारत के मैप पर ले जाकर रख देते हैं। और देखिए, ये सब सिर्फ कही सुनी बातें या लोक कथाएं नहीं हैं। सबसे मजबूत बात तो ये है कि इसके सबूत, इसके लिखित प्रमाण खुद महाभारत के अलग अलग हिस्सों में, मतलब पर्वों में मिलते हैं। सभा पर्व में इसका जिक्र है। अरण्य पर्व में आज के गुंजी को ऋषभ तीर्थ बताया गया है, मतलब प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है। ठीक है, तो नामों और ग्रंथों की बात हो गई, पर अब कहानी और भी ज्यादा दिलचस्प होने वाली है। अब हम चलेंगे उन असली जगहों पर, उन रियल लोकेशंस पर, जहां माना जाता है कि महाभारत की कुछ सबसे यादगार और कह सकते हैं ड्रामेटिक घटनाएं घटी थी। महाभारत का वो सबसे खतरनाक वाला षड्यंत्र याद है? लाक्षागृह वाला, जहां पांडवों को जिंदा जलाने की कोशिश हुई थी। तो माना जाता है कि वो लाख का घर, वो आग का घर, यही महासमुंद के खल्लारी में था, जिसे तब खलवाटिका कहते थे। सोचिए, इसी जगह पर वो पूरी साजिश रची गई थी। कहते हैं कि आज भी वहां भीम खोज नाम की जगह पर भीम के पैरों के निशान मौजूद हैं। खल्लारी से अब हम आगे बढ़ते हैं सिरपुर की तरफ। महाभारत के समय में इसका नाम था चित्रांगदपुर, और ये जगह अर्जुन की जिंदगी में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट लेकर आई, जब वनवास के दौरान उन्होंने यहाँ की एक राजकुमारी से शादी कर ली। और ये कहानी भी बड़ी जबरदस्त है। अर्जुन और राजकुमारी चित्रांगदा का एक बेटा हुआ, बब्रुवाहन। अब हुआ ये कि जब पांडवों ने अश्वमेध यज्ञ किया तो यज्ञ का घोड़ा घूमते घूमते सिरपुर पहुंच गया और बब्रुवाहन ने उसे पकड़ लिया। इसके बाद जो लड़ाई हुई उसमें एक बेटे ने अपने ही पिता अर्जुन को हरा दिया। ये कहानी सिरपुर को महाभारत की मेन स्टोरी लाइन से बहुत मजबूती से जोड़ती है। हमारी अगली कहानी हमें ले चलती है रतनपुर, जो उस समय कहलाता था मणिपुर। और यहाँ जो कथा है राजा मोरध्वज की, वो भक्ति और त्याग की एक ऐसी परीक्षा है ना कि जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। हुआ यूं कि जब अर्जुन को अपने भक्त होने का थोड़ा घमंड हो गया तो श्री कृष्ण उन्हें राजा मोरध्वज की परीक्षा लेने ले गए। ब्राह्मण के वेश में कृष्ण ने राजा से कहा कि उनके शेर के भोजन के लिए उन्हें उनके बेटे ताम्रध्वज का आधा शरीर चाहिए। अब जब राजा और रानी खुद अपने बेटे को आरे से चीर रहे थे तो रानी कुमुद देवी की बाईं आंख से एक आंसू टपक गया। जब कृष्ण ने वजह पूछी तो रानी का जवाब सुनिए, जो त्याग की पराकाष्ठा है। तो ठीक है, अब तक हम महाकाव्य की दुनिया में थे। अब यहां से हम एक मोड़ लेते हैं और इतिहास के पन्नों में कदम रखते हैं। चलिए चलते हैं 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, जब भारत में महान जनपदों का दौर शुरू हो रहा था। यहाँ पर एक मजेदार बहस है विद्वानों के बीच छत्तीसगढ़ की प्राचीन पहचान को लेकर। एक तरफ है डॉक्टर हीरालाल शुक्ल जैसे स्कॉलर्स, जिनका मानना है कि ये इलाका चेदी महाजनपद का हिस्सा था और छत्तीसगढ़ नाम चेदिसगढ़ से ही निकला है। वहीं दूसरी तरफ बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र जैसे बड़े बड़े टेक्स्ट्स इसे कोशल महाजनपद का हिस्सा बताते हैं। इसी ऐतिहासिक दौर में एक और बड़ी विचारधारा इस क्षेत्र में अपनी जड़ें फैला रही थी, और वो थी बौद्ध धर्म। और बौद्ध धर्म के प्रभाव ने ही हमें इस इलाके के सबसे शुरुआती और सबसे ठोस आर्कियोलॉजिकल एविडेंस यानी पुरातात्विक सबूत दिए हैं। 3 महीने, बस ये एक नंबर है, लेकिन ऐतिहासिक रूप से ये बहुत बड़ा है। क्यों? क्योंकि अवदान शतक
और ह्वेनसांग के ट्रैवल रिकॉर्ड्स जैसे स्रोतों के मुताबिक खुद गौतम बुद्ध ज्ञान प्राप्ति के बाद करीब 3 महीने तक सिरपुर में रुके थे। और सिर्फ रुके नहीं थे, उन्होंने यहाँ उत्तर और दक्षिण कौशल के राजाओं के बीच का एक बड़ा विवाद भी सुलझाया था। और ये बातें सिर्फ किताबों में नहीं हैं। आज भी पूरे क्षेत्र में एक शानदार बौद्ध संस्कृति के पक्के सबूत बिखरे पड़े हैं। सिरपुर के वो विशाल विहार देखिए, तुरतुरिया में बौद्ध भिक्षुणियों के मठ के अवशेष हैं, डोंगरगढ़ की प्रज्ञागिरी पहाड़ी पर बुद्ध की वो शांत प्रतिमा है। मतलब हर जगह ये विरासत अपनी कहानी खुद कहती है। बौद्ध धर्म के साथ साथ एक और महान विचारधारा थी जो यहाँ फल फूल रही थी, जैन धर्म। चलिए अब देखते हैं कि जैन धर्म ने इस क्षेत्र की विरासत को कैसे आकार दिया। बौद्ध धर्म की ही तरह जैन धर्म की भी यहाँ गहरी जड़ें थीं। जैसे गुंजी, जिसे ऋषभ तीर्थ भी कहते हैं, इसका सीधा संबंध पहले तीर्थंकर ऋषभनाथ से है। आरंग के भांडदेवल मंदिर में तो 11वें, 22वें और 24वें तीर्थंकरों की मूर्तियां एक साथ हैं और नगपुरा वो 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ को समर्पित है। तो अब तक हमने 2 अलग अलग धागे देखे, एक महाकाव्य की गूंज का और दूसरा इतिहास के ठोस सबूतों का। चलिए अब इन सभी धागों को एक साथ बुनते हैं और देखते हैं कि ये सब मिलकर छत्तीसगढ़ की पूरी कहानी कैसे बनाते हैं। तो ये बिल्कुल साफ है कि छत्तीसगढ़ की पहचान किसी एक चीज से नहीं बनी है। ये एक अनोखा ताना बाना है जिसमें महाभारत की कहानियां और बौद्ध जैन धर्मों के पुरातात्विक सबूत एक दूसरे में ऐसे घुल मिल गए हैं। यहाँ की जमीन पर महाकाव्य की आवाज भी सुनाई देती है और इतिहास के कदमों के निशान भी दिखाई देते हैं। तो ये पूरी पड़ताल हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। हमारा कितना इतिहास असल में एक कहानी है और हमारी कितनी कहानी असल में इतिहास है। ये सोचना वाकई ज़रूरी है कि किसी भी संस्कृति की पहचान को बनाने में कथा, स्मृति और तथ्य के बीच का ये रिश्ता कितना गहरा और कितना मायने रखता है।